ये बच्चा पार्टी कैसे आप सब, कैसा जा रहा है आपका पेपर? आई होप सब बढ़िया ही जा रहा होगा। साइंस का भी अच्छा गया होगा, अलजेब्रा का भी, ज्योमेट्री का भी, साइंस 2 का भी। सो अब हिस्ट्री को भी बेटर करते हैं। हिस्ट्री आप सबने पढ़ ही लिया होगा, तो हम जो है पॉलिटिकल साइंस का वीडियो जो है आपके लिए लेके आए हैं। और पॉलिटिकल साइंस में हम आपके लिए लेके आए हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं है, बट 2 मार्क्स कम नहीं है। हमें 2 मार्क्स स्कोर करने हैं और उसके लिए हमें कुछ फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है। तो हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट जो है करवा दिया जाए। सो बेसिकली उसी बेस पे फोकस करके ये वीडियो अपलोड करने का प्लान कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। और ये आपके लिए क्वेश्चन अरेंज किया हमने, लेसन नंबर 2 से है, पॉलिटिकल साइंस। लेसन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। अब बच्चे जैसे आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल है, अभी अभी यूपी में भी इलेक्शन हुए हैं और आपका एग्जाम भी है। सो इसलिए इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है, किस तरह से है, व्हाट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के बच्चे 3 पार्ट है। पहला, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इसके बेस पे क्या आएगा, क्योंकि इसे हमें फील करना है क्या करती है ये इलेक्शन कमीशन जो है, करती क्या है। सेकंड देखा जाए तो हमने रोल ऑफ वोटर लिया है, लेकिन एक्चुअली सेकंड होता है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या व्यू है, कैंडिडेट्स के क्या फंड है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा और ये है हमारा थर्ड। तो नंबरिंग 1, 2 और इस तरह से ये 3। तो हम इन तीनों के ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन करती क्या हमें ये पता होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है वो पता होना चाहिए, किस तरह से प्रोसेस है इलेक्शन का। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? तो हम कहते हैं कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले काम क्या होता है? प्रिपरेशन करना। किसका प्रिपरेशन करते हैं? इलेक्टोरल रोल्स का। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन करेंगे। नंबर 1 ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पता होना चाहिए। दूसरा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी जो भी मुद्दा हो, हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी, इसलिए डेमोक्रेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डेमोक्रेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और फिर अनाउंस करती है इलेक्शन डेट, एक्सेप्ट करती है नॉमिनेशंस के फॉर्म, जिन बंदों ने जो फॉर्म भरे होते हैं, एक्सेप्ट नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल रोल्स क्या है, एक ये, डेमोक्रेट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, 2, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के बाद क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन के बाद अनाउंस करेगी डेट, कि किस डेट को वोटिंग आएगी, और एक्सेप्ट करेगी क्या, कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फॉर्म्स। जिसको भी वोट लड़ना हो, कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल करेगा, अपलोड करेगा, अपडेट करेगा वहां पे, एंड देन मेक द अरेंजमेंट्स फॉर पॉलिसीज। अपनी एक पॉलिसी बताती है, हर गवर्नमेंट आती है तो एक पॉलिसी बताती है। तो इस तरह से ये भी अपनी पॉलिसीज बताएंगे। एंड काउंटिंग ऑफ वोट एंड टू अनाउंस द रिजल्ट। एंड सबसे लास्ट में, यानी स्टार्टिंग का काम भी इलेक्शन कमीशन का है, और सब होने के बाद जब कल को जब वोट खत्म हो जाता है, रोल ऑफ वोटर्स का सीन खत्म हो जाएगा, एंड में तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट भी कौन अनाउंस करता है, वो रिजल्ट भी अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन। तो हम 2 चीजें लिख सकते हैं, मेक अरेंजमेंट्स फॉर पॉलिसीज एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर पोलिंग बूथ्स, कि पोल कहाँ है, वोटिंग बूथ का अरेंजमेंट करना पड़ता है इनको। ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन की। वोट किस किस जगह पे होगा, हर एक जगह पोलिंग बूथ होती है, तो वो पोलिंग बूथ का अरेंजमेंट करती है। एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल रोल्स, एंड एंड में हम लिख सकते हैं अनाउंस द रिजल्ट, अनाउंस द रिजल्ट्स। इस तरह से क्या हो गया, एक रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के ये 3-4 इंपॉर्टेंट काम है जो इस तरह से खत्म हो जाता है। ये है इंपॉर्टेंस। अब इसमें है सेकंड पार्ट, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम है, व्हाट द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर कैंडिडेट्स, इनके बारे में समझते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करेंगे, डिसाइड द कैंडिडेट्स एंड गिव देम इलेक्शन टिकट। क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जो प्रेजेंट्स में इलेक्शंस हुए हैं, गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे पार्टीज अपने नॉमिनी को, कैंडिडेट्स को जो है टिकट देती है, और उसे कहती है आप उनकी तरफ से जाके वोट मांगे, वोट करें उनके लिए।
तो इसी तरह से रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का तो सबसे बेसिक काम है कि ये कैंडिडेट चूज करती है, तो डिसाइड द कैंडिडेट्स एंड गिव देम इलेक्शन टिकट्स। सबको नहीं मिलता है ये चीज, वो डिसाइड करता है। सेकंड, सबमिट करती है नॉमिनेशन फॉर्म। कहाँ सबमिट करेगी? अभी नॉमिनेशन फॉर्म अपना कहाँ सबमिट करेगी? यहाँ कहाँ? इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही तो देखता है। सबमिट द नॉमिनेशन फॉर्म टू इलेक्शन कमीशन एंड देन फिर क्या करना है? इलेक्शन कमीशन को ये इन्फॉर्म करता है अबाउट देयर इलेक्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जब वोट होता है तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सबके अपने अपने एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, रैली के हैं, फिर पार्टीज को लाना है, मीटिंग करना है, तो इस तरह से जो एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं उसके लिए टू इन्फॉर्म करते हैं। तो हम ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया बच्चा लोग? डिसाइड किया कि कैंडिडेट कौन होगा इनका। डिसाइड द कैंडिडेट्स एंड गिव देम टिकट्स। तो डिसाइड द कैंडिडेट्स एंड गिव देम टिकट। सबको टिकट इजीली अवेलेबल नहीं होता, वो चेक करती है, सबका बैकग्राउंड चेक करती है कि कैंडिडेट्स का उनको जो सही लगता है ये उन्हें देती है एंड देन फिर उनका सबमिट करती है नॉमिनेशन फॉर्म। फिर क्या सेकंड रूल क्या होगा इनका? सबमिट द नॉमिनेशन फॉर्म। सबमिट नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ सबमिट करेगी? इलेक्शन कमीशन को, इसी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करेगी एंड फिर क्या करेगी? इलेक्शन कमीशन को फिर बताएंगी अपने खर्चे के बारे में, टू इन्फॉर्म द कमीशन अबाउट इलेक्शन एक्सपेंडिचर। इन्फॉर्म अबाउट इलेक्शन एक्सपेंडिचर। और इन्फॉर्म किसको करने वाले हैं ये लोग? इन्फॉर्म ईसी को। किसको? ईसी को ही इन्फॉर्म करेंगे। टू इन्फॉर्म ईसी, इलेक्शन कमीशन को ही इन्फॉर्म करने वाले हैं अपने इसके लिए, इलेक्शन के एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये भी बेसिक पॉइंट्स, तो इस तरह के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं। जैसे यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं इनके, और भी बहुत सारे काम्स हैं। तो ये रैली करवाना भी इनका एक काम है। टू कंडक्ट द इलेक्शन कैंपेन, टू फॉलो द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। इस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाना, क्योंकि हर एक बंदा जो कैंडिडेट होता है वो हर लोगों से, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब वोट मांगने आते हैं लोग तो वो कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत सारी चीजें करवा देंगे, लाइक आपके यहाँ रोड अच्छा करवा देंगे, ड्रेनेज सही करवा देंगे, इस तरह की जो प्रोमिसेस होती है। तो जो उनका कोड है कंडक्ट का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनका, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका इंपॉर्टेंस देते हैं वो। तो इसी तरह से वो एक इंपॉर्टेंस है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाना एंड टू कंडक्ट द क्या करवाना? रैलियां करवाना, इलेक्शंस कैंपेन करवाना जगह जगह पे। तो एक ये इंपॉर्टेंट हमने लिख देते हैं, टू फॉलो द इलेक्शन कैंपेन। इस तरह से 4 पॉइंट्स इनफ है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन ही हैं। अगर ये एग्जाम में आपको फ्लोचार्ट पूछता तो आप 3 पॉइंट्स भी डाल देंगे तो इनफ हो जाएगा, उनको समझ में आएगा, बच्चों को पता है कम से कम। एंड नाउ द लास्ट एंड थर्ड वन इज द रोल ऑफ वोटर्स। अब इसके लिए स्पेस रखा कि हमारे फैमिली मेंबर्स वोट करते हैं, तो ये हमारा हिस्सा है रोल ऑफ वोटर्स। रोल ऑफ वोटर्स क्या है? हमारा रोल क्या है वोट करने से पहले? तो जैसा कि कुछ चीजें तो हमें पता ही वोटर्स के बारे में कि हमें कोई प्रेशराइज नहीं होता, हम अपने कैंडिडेट को खुद चूज कर सकते हैं अपने वोट से। एक उससे भी पहले कुछ और चीजें होती हैं, हम क्या चेक करते हैं? उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चेक करते हैं। हम जो किसी को वोट देते हैं ना उनका मॉडल चेक करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि वो क्या चीज हमें देने वाले हैं, क्या बता रहे हैं। उनका जो मॉडल कोड होता है हमारे कैंडिडेट्स का, हम वही ऑब्जर्व करते हैं और उसी बेस पे हम जो उनको वोट देते हैं। एंड टू अटेंड द पार्टीज रैली एंड डिसाइड होम टू वोट। इसके बाद फिर पार्टीज की रैलीज अटेंड की जाती है। बहुत सारे लोग रैलीज में जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां जब होती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को चूज करना, एक ये ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरा है रैलीज को अटेंड करना, रैलीज को अटेंड करना, टू अटेंड द रैलीज, रैली अटेंड करना एंड डिसाइड होम टू वोट, किसे वोट करना ये हम खुद डिसाइड करते हैं। एंड डिसाइड होम टू वोट। इस तरह से जो है प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन का। ये जितने पॉइंट्स हमने लिख के दिए हैं इस तरह से एक ब्रीफ आंसर भी तैयार हो जाता है। बट अगर इलेक्शन कमीशन की आप बात करें तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्टोरल रोल्स के बारे में, डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए, में अरेंजमेंट्स फॉर द पोलिंग बूथ होना चाहिए, अनाउंस द रिजल्ट। इसमें और एक चीज ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सबमिट द नॉमिनेशन तो वो किसके पास आता है? इनके पास ही आता है। बट कोई बात नहीं,
चेक करने का काम। रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है? डिसाइड करती है कैंडिडेट्स को, उनको टिकट देती है, उनको अपने यहाँ से इलेक्शन लड़ने बोलती है, सबमिट करती है उनका फॉर्म इलेक्शन कमीशन ईसी को, और फिर इन्फॉर्म भी करती है ईसी को। इन्फॉर्म ईसी इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करती है अबाउट किसके बारे में? इलेक्शन के खर्चों के बारे में, और फिर फॉलो करती है इलेक्शन का कैंपेन। और इसी तरह से रोल ऑफ वोटर है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, रैली अटेंड है, और डिसाइड करती है किसे वोट देना है। इस तरह से चीजें डिसाइड होती है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके लिए बोर्ड क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन शायद बोर्ड में आ जाए आपके। तो देखते हैं ऐसे कि रीजनल पार्टीज, महाराष्ट्र की रीजनल पार्टीज कौन कौन है बच्चों। ये फ्लो चार्ट का आंसर है, नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से डालेंगे। सबसे बेसिक पहला है, सबको याद होगा, शिवसेना। सेकंड एमएनएस कहते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म ना लिखें आप, एमएनएस का फुल फॉर्म लिखें। बट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और भी पार्टियां हैं रीजनल में। एक है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। एक और है बहुजन विकास आघाड़ी, बहुजन विकास आघाड़ी। एक और है बच्चों को, यस हाँ बोलिए, रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इस तरह से ये जो 5 पार्टियां हैं जो महाराष्ट्र के रीजनल वोट्स में है, ये महाराष्ट्र में वोट करती हैं, इन्हीं पे वोट होता है। इस टाइम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो है शिवसेना की, सीएम इज उद्धव ठाकरे। तो ये होगी रीजनल पार्टीज की। और अब हम एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं जो डेट्स के अकॉर्डिंग है, इंपॉर्टेंट है वो। लाइक 1885 में कौन सी पार्टी बनी, ये बताना है आपको। 1885 में कौन सी पार्टी आई, ये बताना है। इस तरह से क्वेश्चन है। अगर 1925 में कौन आया, आप ये भी बता सकते हैं। यस हाँ बताइए। अब यही हमें पता होना चाहिए कि कौन आई। तो 1885 में जो पार्टी आई ये है, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो INC लिख सकते हैं हम लोग। इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा, हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आपका आंसर है। 1885 में जो पार्टी बनी उसका नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड 1925 में कौन सी पार्टी बनी बच्चा लोग? 1925 में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। हाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, जो किसकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये किसकी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अभी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट भी है। अब उनका नाम पता है आपको, प्रेजेंट प्रेसिडेंट का, के हेमलत। INC का तो कॉमन है प्रेजेंट, आपको पता ही होगा, सोनिया गांधी। यस सोनिया गांधी जी। एंड के हेमलता जी यहाँ पे है कम्युनिस्ट पार्टी की। और 1980s में एक पार्टी आई जो भी प्रेजेंट सेंट्रल में भी है, आज जो सेंट्रल में भी है, और अभी हाल ही में हुए इलेक्शन में भी काफी जगह पे उनको अच्छा वोट मिला हुआ है, बीजेपी। 1980s में आई। तो 1980s में तो बीजेपी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, भारतीय जनता पार्टी। और इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है बच्चा लोग, इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट बताइए। अमित शाह सर? नहीं 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 नहीं, अमित शाह सर नहीं है सर, JP नड्डा है प्रेजेंट प्रेसिडेंट। तो 1885 में कौन सी पार्टी आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके प्रेसिडेंट कौन है आज, सोनिया गांधी जी। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई, डेवलप हुई, और यह आए के हेमलता जी। एंड 1980s में भारतीय जनता पार्टी, जिनके सर है प्रवक्ता जो करता धरता है वो प्रेसिडेंट जो है वो है JP नड्डा साहब। 1984 में भी एक पार्टी आई है, ठीक है। आप बता सकते हैं इसका नाम अगर बताना है तो। चलो मैं इनके प्रेसिडेंट का नाम लिख के देता हूं आपको, मायावती जी।
1984 में इनकी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कौन सी पार्टी है? बीएसपी, बीएसपी, यस। और एक पार्टी का मैं डेट आप खुद बताएंगे और मैं ये लिख देता हूं, ऑल तृणमूल पार्टी। इतना तो इनफ होगा आपको पहचानने के लिए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये एक पार्टी का भाई, ये आप बताइए। इनके प्रेसिडेंट का नाम भी बहुत इजी है, फटाक से बहुत चर्चा में रहती है, ये पता चल जाएगा आपको। 1998, यस। और हु इज द प्रेसिडेंट? ममता बनर्जी। स्पेलिंग शायद राइट है, चेक कर लीजिएगा। बीएसपी का फुल फॉर्म नहीं बोला, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो बच्चों ये जो फ्लो चार्ट था, क्वेश्चन था, इसमें आपके एग्जाम में हो सकता है आपको नाम दिया हो, डेट पूछी जाए, या फिर ये तो एक्स्ट्रा हमने डाल दिया है, पता रहे ताकि हमें प्रेजेंट कौन है, ये भी पूछते तो बेटर है हमारे लिए कि हमें पता होना चाहिए आज प्रेजेंट कौन प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का, स्पेशली कौन है, तो जेपी नड्डा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कौन है? ममता बनर्जी जी है। बीएसपी दैट इज बहुजन समाज पार्टी के कौन है? मायावती जी है। इस तरह से इनकी डेट्स है 1984, 1885 में आईएनसी है, इनका एस्टेब्लिशमेंट डेट है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेताजी प्रेजेंट। 1925 में ये पार्टी एस्टेब्लिश हुई है। 1980 में बीजेपी एस्टेब्लिश हुई है। इस तरह से ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब बच्चे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस देख चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ पास फॉर द लिबरेशन एंड द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन। आपको भी पता है कि हमारी कंट्री में वुमेन्स के लिए थोड़ा रहता है प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे कुछ रूल्स बनाए हैं, जो बहुत सारे लॉज लाए गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या लॉ बने? तो सबसे पहले बेसिक लॉ हुआ है डाउरी एक्ट, जिसपे क्या किया गवर्नमेंट ने? रोक लगा दिया, प्रिवेंशन ऑफ डाउरी एक्ट। डाउरी एक्ट पे प्रिवेंशन लगाने से गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, और जिसकी वजह से वुमेन्स जो है बहुत ही ज्यादा सेफ हो गई। प्रिवेंशन ऑफ डाउरी एक्ट। आपको पता होगा कि पहले जब डाउरी नहीं मिलता था लोगों को, तो लोग जो है औरतों को घर में मारते थे, फिर एक्सप्लेनेशन देते थे कि भैया पैर स्लिप कर गया उनका, किचन में साड़ी में आग लग गई काम करते हुए। तो इस तरह से बहुत सारे अजीबोगरीब एग्जांपल्स दे देते थे लोग। बट फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और गवर्नमेंट ने डाउरी एक्ट पे रोक लगाई, और फिर कोई किसी भी वुमेन्स को प्रॉब्लम नहीं होती है। एक और है, वुमेन्स का हैरेसमेंट का केस बहुत ज्यादा आता रहता है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक और एक्ट पास किया, क्या? एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसपे भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। तो इस पर भी एक लॉ पास किया, एंड बहुत और भी एक दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिए, और एक दो है हमारे पास, लाइक एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, एक और है। अब जैसे डाउरी एक्ट हो गया, तो उसी तरह से डाउरी एक्ट ना मिलने के बाद उनके ऊपर घरों में जो अत्याचार होता था, इसलिए घरों में अगर अत्याचार होता तो सब क्या कहेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। सो द प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये दोनों एक्ट नंबर 1 और नंबर 3 एक्ट जो है एक दूसरे से प्रॉपरली अरेंजमेंट है, जुड़े हुए हैं। अगर डाउरी नहीं मिलता था पहले लोगों को, तो लोग जो है ना वुमेन्स को बहुत परेशान करते थे, अपनी वाइफ को बहुत परेशान करते थे, पूरे घर मिलके जो लड़का होता था, जो दूल्हा होता था, उनकी जो फैमिली है वो मिलकर औरतों को परेशान करती थी। तो इसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने ये भी ऑब्जर्वेशन में लिया, और गवर्नमेंट ने फिर और एक्शन लिया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लाया, सेक्सुअल हैरेसमेंट आया। अब गवर्नमेंट ने प्रेजेंट में एक और ऐसी चीज दिया, बहुत इंपॉर्टेंट आ गई वो, क्योंकि पहले जो लड़कियां थी उनको अपने डैड के हिस्से में प्रॉपर्टी का शेयर नहीं मिल रहा था, बट फिर गवर्नमेंट ने लॉ दे दिया, राइट दे दिया
कि जो लड़कियां हैं, जो घर की बेटियां हैं, उनको अपने फादर के भी हिस्से में अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकती हैं अगर वो चाहें तो। राइट टू इक्वल शेयर, देखिए राइट टू इक्वल शेयर, कैसा शेयर मिल रहा होंगे आप? इक्वल। किसकी प्रॉपर्टी में? इन द प्रॉपर्टीज ऑफ, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ यस फादर, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फादर। हस्बैंड तो है आफ्टर मैरिज के बाद, और आफ्टर मैरिज फादर भी है। तो राइट टू इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ फादर एंड हस्बैंड, इनकी प्रॉपर्टी में जो है बेटियों का आज बराबर का हिस्सा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग कहते थे कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो है पापा की जो प्रॉपर्टी उनके सिर्फ बेटों को ही मिलेगी। बट फिर गवर्नमेंट ने ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि बहुत सारी लड़कियों को बहुत सा प्रॉब्लम होता है, तो गवर्नमेंट ने फिर एक फ्रीडम डिसीजन लेते हुए ये डिसाइड किया कि राइट टू इक्वल शेयर मिलना चाहिए, इनको लड़कियों को भी, वुमेन्स को भी मिलना चाहिए, किसमें? फादर की भी प्रॉपर्टी में। इस तरह से ये जो है लॉ, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से पास किए हैं। उम्मीद करते हैं ऐसे और एक दो लॉ गवर्नमेंट जल्द से जल्द लेके आए जो बहुत ही हेल्पफुल रहे वुमेन्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ लाइक रेपिस्ट के लिए भी ऐसा कुछ करते हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो बहुत सारी वुमेन्स घर से बाहर आकर नहीं बता पा रही हैं, उनके लिए भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट को पता चले, और जो भी चीज़ें करे फिर उनको उस एक्ट के थ्रू प्रॉपरली पनिश किया जाए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इस तरह से एक और क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं हम। वो क्वेश्चन होगा हमारा ट्रेड यूनियन के बेस पे है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ट्रेड करना है, यूनियन मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, क्योंकि ये बहुत पुराना है ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ये 1899 में से शुरू है। अगर आप देखें तो 1899 में तो कुछ हुआ था, कुछ डेट्स हैं। 1899 में क्या हुआ था ट्रेड यूनियन मूवमेंट में? 1899 में क्या होता? तो जो रेलवे वर्कर थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे 1899 में। उनकी कुछ डिमांड्स थी, उस डिमांड को लेकर वो चले गए थे स्ट्राइक पे 1899 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवे वर्कर स्ट्राइक पे कब गए थे। तो रेलवे वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवे वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे चले गए थे, और वो भी कुछ उनकी पर्सनल डिमांड्स थी, फॉर देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स को लेके, कुछ डिमांड्स को लेके रेलवे वर्कर जो है 1899 में चले गए थे। फिर 1920 में क्या हुआ? जब ये सब हुआ, जब वर्कर स्ट्राइक में चले गए, तो 1920 में एक ऐसा बदलाव आया, एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ। किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया ट्रेड यूनियन में ही, जहां पे वादा दिलाया गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी पहले, तो यहां पे एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया। फिर 1960 से 1970 के बीच में क्या, बहुत सारे, ये जो 10 साल था, 1962 1970, अगर आप इसे 20 की हिस्ट्री देखें तो और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंस है करके इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 1960 से 1970 का जो डिकेड था, 10 इयर्स का जो डिकेड होता है, उसमें क्या हुआ? बहुत सारे एजुकेशंस लगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, ऐसा कह सकते हैं कंटिन्यूअस अप एंड डाउन रहे, प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स गई, तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में चल रहा था। ये 10 साल का जो प्रेशर था वो 80s के बाद दिखने लगा, सिंस 80 ना अब तक, सिंस 1980s क्या दिख रहा है? अगर कहीं पे भी उतार चढ़ाव आया, लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट, डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चा लोग? डिसइंटीग्रेशन किसका? ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अब आप यहाँ पे समझिए, सिर्फ ये बेसिक पॉइंट्स है, क्योंकि अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको कभी किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि व्हाट इज द ट्रेड यूनियन मूवमेंट प्रॉपर तरीके से। बट फिलहाल अभी सिर्फ फोकस करते हैं एग्जाम में। 1899 में क्या हुआ ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर? देखिए आप, तो कहाँ से शुरू हुआ? एक रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की, किसके लिए? फॉर देयर डिमांड्स, स्ट्राइक देयर डिमांड्स, अपने ही डिमांड्स के लिए उन्होंने स्ट्राइक कर दी।
कितना प्रॉब्लम हुआ रहेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट नोट्स। 1920 में क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फिर एक पार्टी बनी जहाँ पे डिसाइड हुआ होगा कि अब हम मिलकर काम करेंगे, समझौता होगा। एंड धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, नियर अबाउट 30 to 40 years later, 1960 से 70 में बहुत सारे एजुकेशन आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। वो 10 साल ट्रेड यूनियन के लिए, और फिर धीरे धीरे 80s के बाद ट्रेड यूनियन का क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन होने लगा। इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से एक आध फ्लो चार्ट आपके एग्जाम में भी मिले आपको। इट्स अ वेरी बेटर। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड शेयर योर आवर वीडियो। लाइक करें इसे, कमेंट करें, और भी कुछ जानना हो तो हम 1-2 वीडियोस और अपलोड करने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री और पॉलिटिकल के बेस पे, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।